नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले देखेंगे अब तक की हेडलाइंस। सीएम की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ते के 2.5 करोड़ स्वीकृत। संबंधित कार्यालय की सघन जांच के बाद सीधे अकाउंट में होगी धनराशि। सुलहपुर की नगरी में दम घुट रहा है इंसानियत का। बीमार बेसहारा बुजुर्ग को दिलवाया आशियाना। ताज न्यूज ने निभाया फर्ज। ताजमहल में घुसपैठ का मामला बना प्रशासन के लिए चिंता का सबब। जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। एसीएम चतुर्थ को सौंपी जांच। और बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 बदमाश किए गिरफ्तार। विगत 3 दिन पहले युवक की हत्या को दिया था अंजाम। और अब समाचार विस्तार से। बरेली की 9 महला मस्जिद से 22वां सावरी झंडा पैदल काफिला कलियर शरीफ के लिए बड़ी शानो शौकत के साथ रवाना हुआ। इसमें हजारों की संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। ये झंडा बरेली से चलकर रामपुर, नजीबाबाद, हरिद्वार होता हुआ 31 दिसंबर को पीर बाबा की मजार पर कलियर शरीफ पहुंचेगा। कलियर शरीफ में 1 जनवरी को साबरी दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत मंसूर एजाज साबरी की सरपरस्ती में परचम उसाई की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ उर्स का आगाज हो जाएगा। इससे पहले फनकारों व झंडे में शामिल हजरातों को हजरत साबिर पाक कलियारी के कुल शरीफ की रस्म अदायगी होगी और मुल्क व आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की गई। दरगाह पर मौजूद फनकारों ने महफिल शमा का नजराना पेश किया। इस दौरान पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। बरेली पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 3 दिन पहले हुई हत्या में शामिल 3 बदमाशों को धर दबोचा। शादी समारोह में घर में घुसे बदमाशों ने वहां मौजूद लोगों की जमकर पिटाई की और एक युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही अपराधी हैं जिन्होंने मीरगंज में 3 दिन पहले एक घर में घुसकर लोगों की जमकर पिटाई की थी और एक युवक की हत्या कर दी थी। दरअसल 18 दिसंबर को मीरगंज कस्बे के सुजातपुर गांव में मुन्ना लाल के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर पर मेहमानों का जमावड़ा था। महिलाएं ढोलक बजाकर नाच गा रही थीं। इसी वक्त 10 बदमाश हथियार से लैस होकर घर में घुस गए और घर में मौजूद लोगों को पीटना शुरू कर दिया। जिस किसी ने विरोध किया उसे हथियारों से पीटा गया। इस दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक युवक घायल हुआ, जिसके पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को तभी से बदमाशों की सरगर्मी से तलाश थी और दिन रात एक करके पुलिस को आखिरकार सफलता मिल ही गई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि बाकी बचे अपराधियों की तलाश जारी है। थाना मीरगंज में सुजातपुर गांव पड़ता है। वहाँ पे 18 दिसंबर की रात एक घर में फंक्शन हो रहा था। वहाँ पे 9-10 लोग घुस गए और उन्होंने फायरिंग करी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक आदमी के हॉस्पिटल जाने से मृत्यु हो गई थी। तो उसमें फिर जब हम लोगों को तहरीर दी गई तो उन्होंने 10 लोगों को नामजद कराया था। तो उसमें से पुलिस ने बड़ी मेहनत करके 3 लोगों को पकड़ लिया है, जिनके नाम फिरासत, जाबिर और गुड्डू हैं, और बाकी लोगों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। और इसमें जो हत्या में प्रयुक्त किए गए थे राइफल और सारे हथियार हमने बरामद कर लिए हैं। बरेली के जिला जेल में बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुफ्त चिकित्सा कैंप लगवाया गया, जिसमें आंखों की जांच के साथ चश्मे भी वितरित किए गए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शायर वसीम बरेलवी ने अपनी शेरो शायरी से सभी बंदियों को वाहवाही करने पर मजबूर कर दिया। बरेली की जिला जेल में बंदियों के लिए प्रसिद्ध शायर वसीम बरेलवी का प्रोग्राम आयोजित करवाया गया, जिसमें वसीम बरेलवी ने अपने शेरो शायरी से सभी बंदियों को वाहवाही करने पर मजबूर कर दिया।
जिला जेल में समारोह के दौरान जेल के 75 बंदियों को मुफ्त चश्मे वितरित किए गए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शायर वसीम बरेलवी ने जेल में बंद गरीब बंदियों की रिहाई के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना जमा करने का ऐलान भी किया। 31 अक्टूबर को जिला जेल में एक मेडिकल कॉलेज की तरफ से मुफ्त चिकित्सा कैंप लगाया गया था, जिसमें आंखों का मुफ्त चेकअप किया गया और जिन बंदियों को आंखों के चश्मे की जो भी परेशानी थी, उनको इस समारोह में चश्मे भी वितरित किए गए। और वो ये है कि यहाँ का जो जेल इंतजामिया है, खास तरीके से यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट साहब, उन्होंने जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि जो लोग यहाँ पर समाज से कटे हुए हैं, कभी उनसे ज़िंदगी में कोई गलती हुई थी, कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर हैं समाज, तो यहाँ का वक्त उनका कैसे बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ स्कीम चलाइए। उसके अंदर बोलने का है, लिखने का है, बहुत से लोग होंगे जिनके अंदर बड़े बड़े टैलेंट्स होंगे, उनको इस्तेमाल किया जाए और उनके इस वक्त का फ़ायदा इस तरह से उठाया जाए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इस तरह के महीने 2 महीने में इस तरह की बातचीत होना चाहिए कि अच्छे वक्ताओं को बुलाया जाए और ऐसे कर्मयोगियों को बुलाया जाए। मतलब सिर्फ ये कि वो तकरीर करने के लिए ना आए, बल्कि ऐसे महानुभाव हों जिनका क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपना काम किया हो, तो उनकी बात में असर ज़्यादा होता है। तो उनके चिंतन के अंदर फ़र्क आए, इसलिए कि ये इतने दिन यहाँ रहने के बाद ये ना समझे कि इनके एग्जिस्टेंस को, इनके अस्तित्व को जंग लग गया। सुलेकुल के शहर में आज इंसानियत नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। जिला अस्पताल के ठीक सामने एक बेसहारा बुजुर्ग घंटों सड़क पर तड़पता रहा और जब ताज न्यूज ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए हेल्प आगरा की मदद से बेसहारा बुजुर्गों को एसएन हॉस्पिटल में दवा दिलाकर शेल्टर होम में भिजवा दिया। किसी ने लिखा था, परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर ये शायद चंद लाइनें आगरा शहर के कम लोगों ने ही पढ़ी और सुनी है। तभी तो एक बेसहारा बुजुर्ग कई घंटों तक सड़क पर तड़पता रहा और सुलहकुल की नगरी वाले वहां से चुपचाप देखकर भी गुजरते रहे। ये नजारा किसी सुनसान जगह का नहीं, बल्कि जिला चिकित्सालय के ठीक सामने का है, जहां से हर घंटे सैकड़ों मरीज और धरती के ईश्वर कहे जाने वाले डॉक्टर्स गुजरते हैं, लेकिन किसी को भी इस बेसहारा बुजुर्ग पर तरस नहीं आया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस बुजुर्ग को कोबरा पुलिस के जवान सड़क पर फेंक गए थे। इसको यहाँ पे कौन डाल के गया? वो पुलिस वाले, कोबरा पुलिस थी ना। कितनी देर पहले डाल के गए? कौन घंटा हुआ? तब से कोई उठाने नहीं आया। जब ताज न्यूज की टीम वहां से गुजरी तो इंसानियत का फर्ज निभाते हुए ताज न्यूज के संवाददाता ने हेल्प आगरा की एम्बुलेंस बुला ली। बेसहारा बुजुर्ग को एम्बुलेंस में रखकर एसएन अस्पताल के डॉक्टर्स ने बुजुर्ग का स्वास्थ्य परीक्षण किया। ताज न्यूज ने हेल्प आगरा के पदाधिकारियों से बात कर बुजुर्ग को स्थायी आश्रय दिलाने के प्रयास किए। हमारे पास ताज न्यूज की ओर से फोन आया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर एक वृद्ध पड़ा हुआ है, वो सर्दी में बहुत सुकड़ लिया है, तो उसको एक समुचित आश्रय उसको मिल जाए। तो उसके लिए हमारे यहाँ से गाड़ी गई। 102 में फोन आया, हमारे नदीम जी वहाँ पर थे, उन्होंने तुरंत वहाँ पर गाड़ी भेजी और गाड़ी से उसको पहले ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने ये बताया कि इसको कोई भी इलाज की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी इसको सर्दी लग गई है। तो इसको वहाँ पर एक कंबल दे दिया गया, उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई। अब उसको हम रामलाल वृद्धाश्रम में भेजने के लिए आश्रय प्रदान कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। 102 जो कि इमरजेंसी काउंटर पे जो है संचालन हो रहा है, वहाँ एक फोन आया था ताज न्यूज की तरफ से कि ऐसे ऐसे एक अज्ञात है जिला अस्पताल के सामने शीतलहर के प्रकोप से काफी ठिठुर रहा है और व्रत टाइप का है, अगर शायद वहाँ लेट हो जाए तो कोई दिक्कत न हो जाए उसको। तो हमारी एम्बुलेंस 102 वहाँ पर गई और उसको वहाँ से लेकर आई ऐसा इमरजेंसी में, जहाँ पे उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम न होने के कारण डॉक्टरों ने कहा कि इसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हेल्प आगरा के मीडिया प्रभारी नंद किशोर गोयल ने बुजुर्ग की जान बचाने के लिए ताज न्यूज का आभार प्रकट किया है। इसके साथ ही हेल्प आगरा ने बेसहारा बुजुर्ग को वृद्धाश्रम भेज दिया। इस घटना ने प्रेम और सौहार्द की नगरी के वासियों की नर सेवा प्रेम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भारतीय संस्कृति के अनुसार नर सेवा को नारायण सेवा माना गया है।
शनिवार तड़के शहर में पड़ी कड़ाके की ठंड और मौसम के बदले मिजाज से पड़े कोहरे ने ताजमहल को भी अपनी जद में ले लिया, जिसकी वजह से कोहरे की चादर में लिपटा खूबसूरत ताज पर्यटकों की आंखों से ओझल होता हुआ दिखाई दिया। ताज के इस नजारे को देख सैलानी काफी उत्साहित नजर आए। कैमरे में कैद होती ये धुंधली सी इमारत प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, जिसे न जाने कितने पर्यटक अपने कैमरे में कैद कर अपने देश ले जाते हैं। लेकिन शनिवार सुबह ताजमहल कोहरे की चादर में इस कदर लिपटा हुआ नजर आया कि कैमरा क्या आम पर्यटक की नजर में भी ओझल होता हुआ पाया गया। ताजमहल पर तड़के से ही कोहरे का कोहराम छाया रहा, लेकिन इसके बावजूद ताजमहल के मुरीदों की ताज पर भीड़ लगी रही। ताजमहल के सफेद संगे मरमरी हुस्न पर लिपटी कोहरे की चादर के दृश्य को देखने के लिए पर्यटकों ने जमकर कैमरे में उसे कैद किया। ताजमहल के इस अनूठे नजारे को देखकर विदेशी सैलानी रोमांचित होते नजर आए। ताजमहल को अलग अलग डायरेक्शन से कैमरे में कैद करने की भी होड़ पर्यटकों में लगी रही। ताज नगरी के एकमात्र इवेंट ताज महोत्सव को भव्य बनाने के उद्देश्य से सर्किट हाउस सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महोत्सव के प्रचार प्रसार और इवेंट्स जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें ताज महोत्सव से जुड़े सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ताज नगरी का ताज महोत्सव इवेंट हर वर्ष अपनी लोकप्रियता के लिए मशहूर हो रहा है, जिसे इस वर्ष भी रोमांचित और आकर्षित बनाने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी जद्दोजहद में लगे हैं, जिसे लेकर सर्किट हाउस सभागार में ताज महोत्सव से जुड़े विभागीय अधिकारियों सहित जिलाधिकारी ने बैठक की, जिसमें ताज महोत्सव के प्रचार प्रसार और इवेंट में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। हम सभी लोगों का प्रयास है कि इसमें एक नया आयाम दिया जाए, डिफरेंट कराया जाए, ताकि ताज महोत्सव 2014 जिसकी थीम रखी गई है पैगाम मोहब्बत, उसको लोग याद रखें और जनता जो है आगरा के लोग इससे जुड़ें और दूर दराज से लोग जो आने वाले सैलानी हैं वो भी जुड़ें, वो भी एंजॉय करें और अपने साथ यादें लेकर जाएं। ताज महोत्सव में प्रशासन इस बार कार रेस, बाइक रेस और T20 मैच जैसे कार्यक्रमों को कराने जा रहा है। साथ ही विदेशी पर्यटकों को भी लुभाने के लिए नए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं। इसके साथ ही ताज महोत्सव को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में जुटा है प्रशासन, जिससे ताज नगरी के एकमात्र इवेंट ताज महोत्सव को विदेशी देशों में भी पहचान मिल सके। एमजी रोड पर बैटरी चालित मयूरी रिक्शा प्रतिबंधित मामले को डीएम जुहैर बिन सगीर ने हरी झंडी दे दी है, जिसे लेकर मयूरी रिक्शा चालकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ही मयूरी चालकों पर कार्यवाही की जाएगी, अन्यथा नहीं। आप भले ही इसे ताज न्यूज की खबर का असर कहिए, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ उन सैकड़ों गरीब रिक्शा चालकों के लिए हमदर्दी है जो बरसों से हाथों से रिक्शा खींचकर अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं। जब शरीर ने रिक्शा खींचने में साथ देना बंद कर दिया, तब इन्होंने परिवार का पेट भरने के लिए कर्ज लेकर बैटरी चलित रिक्शे खरीद लिए और सोचने लगे कि इससे जो कमाई होगी उससे परिवार की रोजी रोटी आसानी से चलेगी और कर्ज भी चुकाएंगे। लेकिन अचानक इन रिक्शा चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुसीबत खड़ी कर दी। एसपी ट्रैफिक ने फरमान जारी किया कि एमजी रोड पर मयूरी रिक्शा नहीं चलेंगे। ताज न्यूज को इन गरीब रिक्शा चालकों पर रहम आया। इस बाबत जब डीएम से बात हुई तो जिलाधिकारी ने मयूरी रिक्शा एमजी रोड पर चलाने की अनुमति दे दी। डीएम के आदेश ने उन सैकड़ों मयूरी रिक्शा चालकों के लिए खुशखबरी दे दी है जो एसपी ट्रैफिक के फरमान से परेशान थे। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस बैटरी रिक्शा पर एसपी ट्रैफिक रोक लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश भर में बैटरी रिक्शा बांटने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश के बैटरी रिक्शा शहर में आखिर कहां चलेंगे, ये तो एसपी ट्रैफिक ही बताएंगे। शुक्रवार को नमाज की आड़ में 6 बांग्लादेशी पर्यटकों के साथ एक भारतीय युवक की घुसपैठ मामले की जांच जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने एसीएम चतुर्थ को सौंप दी है।
जिसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। साथ ही जिलाधिकारी ने ताज में घुसपैठ की इस घटना को ताज की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। बीते दिन ताजमहल में बांग्लादेशी पर्यटकों सहित एक भारतीय युवक घुसपैठ मामले पर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश एसीएम चतुर्थ को सौंप दिए। साथ ही आरोपी युवक सलीम को ताजगंज थाने पर छुड़वाने को लेकर हुए हंगामे की प्रशासन ने गंभीरता से लिया। ये ऐसी एक FIR हुई है ताजगंज थाने में, और उसमें कोई बांग्लादेशी नागरिक नमाज अदा करने जाने की कोशिश जा रहे थे और उनको CISF ने रोका है। इस पूरे मामले की गहनता से मैं जांच करवा रहा हूं और इसमें ACM 4 जो उस क्षेत्र के ACM हैं उनको मैंने जांच सौंपी है। जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। ताजमहल की अवैध सुरक्षा को भेदने वाले युवक के खिलाफ थाना स्तर पर सिर्फ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हुई, लेकिन शुक्रवार को ताजमहल में घुसने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी पर्यटकों और आरोपी युवक ने ताज की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। ताजमहल पर इतनी बड़ी घटना होने पर भी पुलिस प्रशासन ने सिर्फ धोखाधड़ी का मामला दर्ज क्यों किया, ये सोचने की बात है। बहरहाल जो भी हुआ उसे प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। इसे लेकर जांच अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के कुछ कारनामे ज्यादातर लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। एक तो शहर में कभी भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं दिखाई देती। ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी कहीं पर भी खड़ा कर देता है तो ट्रैफिक पुलिस की रिकवरी वैन उस व्यक्ति को बिना सूचना दिए ही उसकी गाड़ी उठाकर वहां से ले जाती है और फिर वाहन स्वामी सोचता है कि कहीं उसकी गाड़ी चोरी तो नहीं हुई, लेकिन फिर पता चलता है कि गाड़ी तो पुलिस ले गई है। रिकवरी वैन पर गाड़ियां चलाते ये लोग किसी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। ये उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस के वे जवान हैं जिन्हें शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर अब ये ऐसी मनमानी पर उतारू हो गए हैं कि आम आदमी इनके खौफ से डरने लगा है। कहीं भी गाड़ी खड़ी हो, भले ही वाहन स्वामी गाड़ी के पास खड़ा हो, ये जवान गाड़ी को जबरदस्ती छीन लेते हैं। आखिर धंधे का मामला जो है, ऐसा धंधा जो हर रोज शहर की सड़कों पर फल फूल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, शहर के इन वर्दीधारियों के आतंक से पीड़ित प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं। वाकया ये था, मैंने अभी अपनी पार्किंग में गाड़ी लगा के साइड के अंदर, क्योंकि यहाँ और भी गाड़ियाँ साइड में खड़ी हुई थी, जो लेन है उसके अंदर, वहीं पर ही गाड़ी मैंने अपने दोनों लॉक लगा के खड़ी करी थी। अंदर मैं मिलने गया था सर से, वहाँ से जैसे ही मैं बाहर आया तो वो गाड़ी मेरी उठा के लेके जा रहे थे, जबकि दोनों लोग लगे हुए थे। मैंने बोला उनसे, मेरी गाड़ी क्यों लेके जा रहे हो भाई, मैं यही तो हूँ, वापस हाथ हो गया 2 मिनट में। अरे बाद में बात करियो, पहले तू यहाँ पर पार्किंग में रसीद कटा। कैचातानी करी उन्होंने बिल्कुल, और हाथ उठा रहे थे मारने के लिए। मैंने कहा भाई छोड़ो ऐसे, तो मेरे ऊपर हाथ उठा रहे थे मारने के लिए। यही था, अभी मैं जब अंदर गया था तो जब मैं बाहर आके मैंने देखा, मैंने बाहर ही खड़ी कर दी। मैंने वहाँ पहले गेट पे, दीवानी के गेट पे मैंने खड़ी कर दी। जब मैंने देखा कि मेरी बाइक यहाँ नहीं है, मैंने यही लगा कि मेरी बाइक कहाँ चोरी हो गई, क्या एग्जैक्टली मुझे तो पता नहीं था, पुलिस वाले ले गए क्या है। देखा तो मेरी बाइक नहीं, अगर मालूम पड़े अगर ऐसे हम ना देख पाए नहीं होता तो हमें तो ये लगता हमारी बाइक चोरी हो गई। हम क्या करते, अपना रिपोर्ट लिखाते, कुछ ना कुछ करते। ये क्या पता था कि पुलिस वाले लेके, वो तो हमें आम जनता से बाकी से मालूम पड़ रहा है कि नहीं वो आपकी गाड़ी। पिछले कितने घंटों से आप तकलीफ में घूम रहे हैं? पिछले करीब 1.5 घंटा हो गया घूमते घूमते। वाहनों को छीनकर ले जाना ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए आम बात बन गई है। सबसे खास बात ये है कि जिन गाड़ियों को ये उठाकर ले जाते हैं उनकी सूचना वाहन स्वामी को देना तक जरूरी नहीं समझते। ऐसे में कई बार लोग वाहन की चोरी होने की आशंका से थानों में चक्कर लगाते रहते हैं। यातायात पुलिस के मनमानियों के चलते आम आदमी को कब तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। इंतजार के बाद आखिरकार सीएम की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ते के तहत आगरा जिले को करीब 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए, जिसका भुगतान सेवायोजन कार्यालय सघन जांच के बाद बेरोजगारी के बैंक अकाउंट में जल्द जमा कर देगा। अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए शासन से धनराशि मिल गई है। इसके लिए शासन से जिले भर के बेरोजगारों के लिए 2.5 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। इस योजना का लाभ जिले भर के 6,141 बेरोजगारों को मिलेगा। इस बार एक साथ 3 माह का भत्ता बेरोजगारों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। धनराशि खाते में ट्रांसफर करने से पहले बेरोजगारों का पुनः भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। मार्च 2013 तक के जो लाभार्थी थे उन्हीं को दिया जाना है। अब उसमें से कुछ ने रिन्यूअल नहीं कराया होगा, किसी की डेथ हो गई, किसी की नौकरी लग गई, तो इसको निकाल करके जो बचेंगे उनको दिया जाएगा।
इसके लिए सर पुनः कोई जांच कराई जा रही है या सीधे उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? नहीं, जांच तो पहले कराई जा चुकी है, तहसीलों से उनका सत्यापन कराया गया था, रिपोर्ट सब आ चुकी है। सेवायोजन कार्यालय के निदेशक के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता दिए जाने से पूर्व विभाग जांच कराएगा। भौतिक सत्यापन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, उम्र सीमा और नौकरी जैसे कई बिंदुओं पर जांच होगी। निदेशक के अनुसार कई बेरोजगारों के बैंक अकाउंट भी गलत हैं। ऐसे बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सेवा योजन विभाग की तैयारियां भत्ते के वितरण में कितनी पारदर्शिता बरतती हैं। सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नफीस अहमद का लखनऊ से अलीगढ़ जाते वक्त आगरा कानपुर हाईवे पर जिला युवजन सभा के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। राज्य मंत्री ने भी अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए हर संभव मदद देने की बात कही। साथ ही आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए सभी को दिशा निर्देश भी दिए, जिसके बाद सभी ने नेताजी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। आगरा कानपुर हाईवे पर खड़े ये लोग सपा जिला युवजन के पदाधिकारी हैं, जो अपने प्रदेश अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नफीस अहमद का स्वागत करने को खड़े हैं। युवाजन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमारे प्रदेश और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय नफीस अहमद एक्सप्रेसवे से होते हुए अलीगढ़ एक समारोह में जा रहे हैं। उनके ही स्वागत के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। लंबे इंतजार के बाद मंत्री जी का काफिला देखकर सभी ने जोरदार नारे लगाए और गाड़ी से उतरते ही मंत्री जी का माला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। कुछ देर रुके मंत्री जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम लोग प्रदेश की जनता के आभारी हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास जताते हुए चुनावों में स्पष्ट बहुमत की सरकार दी। बस इस बार भी जनता अपना विश्वास रखे और माननीय नेताजी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाने में सहयोग करे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का जो हम लोगों का पूरा करने। युवा मुख्यमंत्री आप ही युवा हैं, तो युवाओं की क्या भूमिका रहेगी 2014 के चुनाव में? सबसे ज़्यादा युवा वोटर हैं, युवाओं की भूमिका ही रहेगी पूरी। और नौजवानों के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से पिछले चुनाव में उन्होंने मदद की, आगे भी करें। युवाओं की भागीदारी सपा में किस तरह होगी? पूछे गए सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि हमारी पार्टी के युवा पूरी तरह से पार्टी से खुश हैं और पूरे जोश के साथ लोकसभा की तैयारियों में जुटे हैं। नेताजी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएंगे या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इन दिनों सपा के कार्यकर्ता अपने नेताजी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी मेहनत कितना रंग लाती है। सत्र शुरू होने के 6 महीने बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन मुख्य परीक्षाओं के लिए कतई गंभीर नहीं दिख रहा। आखिर गंभीर हो भी क्यों? अभी तक पिछले सत्र का ना तो ठीक से रिजल्ट ही निकला है और ना ही अंक पत्र आ सके हैं। ऐसे में एक बार फिर से विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय और समस्याएं एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। यहाँ समस्या एक नहीं हजारों हैं, लेकिन इन हजारों समस्याओं के निदान के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं। अब आप इसी वर्ष को ले लीजिए, नया सत्र शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मुख्य परीक्षाओं का अभी तक कोई अता पता नहीं। ऐसे में मार्च में परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय प्रशासन के दावे खोखले नजर आते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की इस लापरवाही से एक बार फिर लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखने लगा है। और सेमेस्टर का फॉर्म जल्दी ही खुल रहा है और उसके बाद फिर मुख्य परीक्षाओं के फॉर्म खोले जाने हैं। प्राइवेट परीक्षाओं के फॉर्म कब तक? हाँ, प्राइवेट परीक्षाओं के फॉर्म भी उन्हीं के साथ खोले। इस बार सर नए एजेंसी के थ्रू परीक्षा कराई जाएंगी, टेंडर उठाया जाए या फिर वही एजेंसी जो पिछली बार रही है वही एजेंसी है? नहीं, उस पर जो भी व्यवस्था होगी अब उसको देखा जा रहा है। बहरहाल फॉर्म भराया जाना है, वो किसी न किसी तरह फॉर्म भराया जाएगा। इस सत्र की तो अभी बात ही क्या करना, जब पिछले कई सत्रों का अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं आया
और जिन कक्षाओं का रिजल्ट आ गया है उनके अंक पत्र अभी तक नहीं आए। विश्वविद्यालय प्रशासन जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा फॉर्म और रिजल्ट तैयार कराता है उससे इस बार अभी तक करार नहीं हो पाया। ऐसे में परीक्षाएं कब होंगी कहना जरा मुश्किल है। एक बार फिर जल्दबाजी में परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, हजारों छात्र फॉर्म भरने से वंचित रहेंगे, विश्वविद्यालय में हंगामा होगा। क्या यही चाहता है विश्वविद्यालय प्रशासन? मौसम का बदलता मिजाज कहीं आपको बीमार ना बना दे। जिला अस्पताल के डॉक्टर सर्दी को जानलेवा तक बता रहे हैं। साथ ही सर्दियों में हीटर और अंगीठी से बचने की सलाह भी दी जा रही है। बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी के दिनों में बच्चों का खास बचाव करना चाहिए। मौसम चाहे जो भी हो, सर्दी, गर्मी या बरसात, मौसम बदलता है तो मनुष्य के शरीर पर जरूर असर होता है। अब बढ़ती सर्दी के मौसम में कई बीमारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एस यादव सर्दी को जानलेवा तक बताते हैं। उनके मुताबिक सर्द मौसम अंगीठी और हीटर की गर्माहट से बचना होगा। ये दोनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं, जिससे घुटन बढ़ने से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और रात के समय अंगीठी का धुआं जानलेवा साबित हो सकता है। ठंड से बचने का पूरा उपाय करना चाहिए। जरा भी लापरवाही हो जाती है तो इसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। निमोनिया, जुकाम, खांसी, एलर्जी, इनसे मरीज को प्रॉब्लम्स होती हैं। खासतौर से जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जिनको पहले से सांस का मर्ज होता है, उसके बढ़ने का डर रहता है। तो वृद्ध और बच्चों को खासतौर से बचा के रखना चाहिए। सर्दियों के मौसम में नाक और गले से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती हैं। वरिष्ठ ENT चिकित्सक डॉक्टर अतुल जैन ठंड से बचने के लिए नाक और सर ढकने की सलाह देते हैं। साथ ही सर्दी से होने वाली खांसी और सांस की बीमारी को सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक बताते हैं। सर्दियों के मौसम में अचानक मौसम चेंज होने से सबसे ज़्यादा एलर्जी की समस्या है। एलर्जी से सांस की समस्या, नाक से कफ आने लगता है, नाक से पानी आता है, छींकें आती है और उसी से जो है फिर टॉन्सिल बच्चों को लगता है। तो बेसिकली हम लोग अपने बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाते भारी टेम्परेचर से, तब ज़्यादा समस्या। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलोक मिश्रा के मुताबिक सर्दी का असर बच्चों पर ज्यादा दिखता है। ऐसे में इस मौसम में बच्चों को सर्दी से बचा कर रखने की सलाह दी जा रही है। ठंड से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए चिकित्सक सर्दी से बचाव की सलाह देते हैं। एक बच्चों में तो कुपोषित बच्चे होते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो इनमें सर्दी के मौसम में अगर माँ बचाव ना करे, सर्दी का बचाव ना करे, तो खांसी और खांसी के बाद अगर खांसी का इलाज ना हो तो वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह उनकी पसली चलनी शुरू हो जाती है। ऐसे में ताज न्यूज खबर के माध्यम से अपने दर्शकों को इस मौसम की मार से बचने का संदेश दे रहा है। इस सर्द मौसम में फैशन और स्टाइल को दूर रखकर गर्म कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। एसएन मेडिकल कॉलेज में महीनों से मुन्ना भाइयों की आशंका आखिरकार समाप्त हो ही गई। बायोमेट्रिक टेस्ट में MBBS के सभी छात्र PMT परीक्षा में मिलान से सही पाए गए। सब कुछ ठीक होने पर कॉलेज प्राचार्य ने राहत की सांस ली। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी MBBS के लड़के भर्ती हुए थे, जो CPMT के थ्रू भर्ती हुए हैं, CPMT के थ्रू, उन सबकी बायोमेट्रिक हुई और सभी लड़कों ने अपने अपने वो दिए, सैंपल दिए, थंब इम्प्रेशन, आई का और फोटो का, और सब मैच भी कर गए। ये सब है, जिससे ये प्रतीत होता है, बिल्कुल या कंफर्म होता है कि वही लड़के जो अपियर हुए थे, वही लड़के यहाँ पर एडमिशन लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही सब बढ़िया है और बढ़िया हुआ, और रेजिडेंट के भी सारे हो गए। शहर के व्यस्त बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाने वाले निगम की नाक के नीचे ही अतिक्रमण चल रहा है और अधिकारियों का ध्यान इस तरफ है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं सूर सदन चौराहे की, जहां सर्दी के गर्म कपड़ों के बाजार ने अपने पैर इस कदर पसारे हुए हैं कि रोड सकरे हो गए हैं और वहां से चलना भी वाहनों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये है आगरा का नया राजा मंडी बाजार। ये बाजार इन दिनों खूब गुलजार है, जहां हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, जिसके चलते यहाँ आने वाले लोगों के वाहन जाम का कारण बनते हैं। साथ ही लोगों को पैदल निकलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ना तो प्रशासन को और ना ही अतिक्रमण मुक्त शहर का दावा करने वाले विभागों को इससे कोई लेना देना है। इस बारे में जब नगर निगम और ADA के अधिकारियों से ताज न्यूज ने पूछा तो आप ही सुनिए क्या कुछ कहा इन जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारियों ने। नहीं, ये बाजार बिल्कुल विकसित नहीं हो रहा है, ना ये राजा मंडी बाजार की तरह है। ये तो सीजनल कुछ लोग स्वेटर्स वगैरह बेचने के लिए आ गए हैं।
और जो इनका सीजनल काम होता है 10-5 दिन में अपने आप चले जाते हैं। यद्यपि नगर निगम ने इन्हें कोई अनुमति नहीं दी है और सगड़ी के फुटपाथ पर है तो इन्हें हटाया जा सकता है, इतनी हटाने की कार्रवाई की भी जाके चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन में अपना कपड़ा बेच के खुद ही हट जाते हैं। उसके बारे में आप पुलिस विभाग से बात कर रहे हैं। उसमें वो सूर सदन के ठीक सामने लगा है, गेट को घेरे हुआ है। सूर सदन चूंकि एटीएम में आता है। नहीं, सूर सदन के अंदर कोई अतिक्रमण हो रहा हो तो बताइए, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी नगर निगम और पुलिस विभाग का दायित्व है कि आगे अतिक्रमण न होने दें और इसके संबंध में बिल्कुल शासनादेश है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा इन जिम्मेदार लोगों ने। अगर ये लोग अपने काम को यूं ही अगर अंजाम देते रहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अपना ये शहर अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा। यहाँ ये लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए एक दूसरे पर ही जिम्मेदारियां होने की बात कह रहे हैं। अब अगर आपको किसी और जगह फिर कोई नया बाजार नजर आए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि शहर में अब नए नए बाजार खुलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। शहर के स्मारकों के सामने फैली गंदगी और इनके सामने हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने किया स्मारकों का दौरा। स्मारकों के सामने गंदगी और अतिक्रमण देख नगर आयुक्त ने सैनिटरी इंस्पेक्टर को लगाई है फटकार। साथ ही इस दौरान अतिक्रमणकारियों के लिए चालान भी किए गए। ये है आगरा शहर के प्रमुख स्मारक, जहां गंदगी फैलाने वालों ने और अतिक्रमण करने वालों ने शहर की छवि को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं गंदगी के आबार लगे हैं तो कहीं ठेल ढकेल वालों ने इनके मुख्य द्वारों को भी नहीं बख्शा। ऐसे स्मारकों की छवि बदलने को नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने ऐसे स्मारकों का दौरा किया जहां के हालात काफी खराब थे। सबसे पहले नगर आयुक्त का काफिला मरियम टॉप पहुंचा, जहां मुख्य सड़क से अंदर जाने वाले मार्ग का हाल देख नगर आयुक्त का पारा चढ़ गया और उन्होंने यहां अतिक्रमण करने वालों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही यहां की साफ सफाई का आदेश भी दिया। इसके बाद ये काफिला सीधे सिकंदरा स्मारक पहुंचा, जहां गंदगी के साथ अतिक्रमण देख साथ चल रहे सैनिटरी इंस्पेक्टर की जमकर लताड़ लगाई। कायदे से तो ये स्मारक का क्षेत्र है और स्मारक और उसके आसपास के एरिया को क्लीन करने की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, लेकिन अब यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है और यहाँ देसी और विदेशी बहुत टूरिस्ट आते हैं। इसलिए आज ये कोशिश की गई है कि जितने हमारे स्मारक हैं मुख्य उनकी साफ़ सफाई की व्यवस्था हम एक बार करा दें ताकि आगे इनको उसको करने में आसानी रहे। इसके क्रम में मरियम टाउन और ये सिकंदरा स्थित जो अकबर टाउन है इसकी वाह परिसर की सफाई व्यवस्था हो रही है। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ ऑटो चालकों ने सिकंदरा के मुख्य द्वार पर ही ऑटो स्टैंड भी बना डाला है, जिसे यहाँ पहुँचे नगर आयुक्त ने लताड़ लगाते हुए हटा दिया। नगर आयुक्त को देख इस चौराहे पर तैनात यातायात सिपाही भी यहाँ पहुँच गए और ऑटो चालकों को यहाँ से हटा दिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि ये स्मारक एएसआई की जिम्मेदारी है, हम लोग फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम एएसआई अधिकारियों को एक पत्र भी लिखेगा, जिसमें यहाँ हो रही गंदगी और अतिक्रमण को रोकने की बात कही जाएगी। तहसील सदर में एक फर्जी कागजात पर तहसील सदर के फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया है, जिसे खुद तहसीलदार ने पकड़कर शाहगंज पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पकड़ में आया युवक खुद को फाइनेंस कंपनी का एग्जीक्यूटिव बता रहा है, जो पेपर वेरिफिकेशन के लिए सदर तहसील आया था। तहसील सदर में शनिवार को एक फर्जी कागजात का मामला पकड़ा गया। कागजात वेरिफिकेशन के लिए तहसील लाए गए, जिन पर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर थे और जिन्हें खुद तहसीलदार ने कागजातों की जांच करते समय पकड़ लिया और कागजात सहित कागजात लाने वाले व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा है, कोई फाइनेंस कंपनी है, ये फाइनेंस कंपनी लोन वोन देती होंगी, तो उसके वेरिफिकेशन ऑफिसर प्रवीण कुमार मेरे पास आए। 3 फाइलें मेरे सामने रखी कि ये आपके हस्ताक्षर हैं, तो वो मेरे हस्ताक्षर थे ही नहीं। तो मैंने उनको इनकार किया कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है और उन आदमियों को बुलवाने के लिए कहा तो ये बुलवा नहीं पाए, वो आदमी आए नहीं, तो मैंने फर्जी हस्ताक्षर होने की तहरीर दी है। वहीं मौके से फर्जी हस्ताक्षर वाले कागजातों सहित पकड़ा गया व्यक्ति खुद को एक फाइनेंस कंपनी का सदस्य बता रहा है, जो लोन के लिए आए कागजातों की जांच कराने आगरा आया था। वेरिफिकेशन करने आया, यहाँ पे जांच के दौरान मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे तहसीलदार जो बंदे लोन ले रहे हैं
उन्होंने फर्जी साइन कराई। कार्रवाई वो मुझे जांच के दौरान पता पड़ा कि जैसे मैं तहसीलदार साहब से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे साइन नहीं है, ये फर्जी साइन है। बाकी जो बंदे हैं उनके जो भी है रिपोर्ट वगैरह जो भी बनेगी वो कंपनी या तहसीलदार साहब ये मालूम करने आया था कि ये फर्जी है साइन या और इसलिए दिए गए लोन के लिए। हाँ, लोन के लिए। ये मामला मेरठ की फ्रिंकुक फाइनेंस कंपनी का है, जिसमें ये फर्जी साइन वाले कागजात लोन के लिए आवेदित किए गए थे, जिन पर तहसीलदार के फर्जी साइन हो रहे थे। या हो सकता है कि कोई और किसी और की जमीन को अपना बनाकर लोन लेने की कोशिश कर रहा हो। मामला जो भी हो, इसमें फर्जीवाड़ा तो हुआ ही, जो अब पुलिस की निगरानी में आ चुका है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस केस की तह तक जाकर दोषी को पकड़ती है। आगरा को वर्ष 2008 में सोलर सिटी घोषित किया था, लेकिन किन्हीं कारकों से वो फाइलें बंद हो गईं, जिन्हें इस वर्ष नेशनल चैम्बर ने अपने प्रयासों से दोबारा खुलवाने की पहल भी की। हो सकता है कि इस बार ताजनगरी वासियों का सपना साकार हो जाए। इसी संबंध में और अधिक जानकारी के लिए नेशनल चैम्बर कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैम्बर कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि 5 वर्ष पहले आगरा को भारत सरकार ने सोलर सिटी घोषित कर दिया था, जिसके कागजात गुम हो जाने के कारण ये घोषणा सिर्फ कागजातों में ही दफन होकर रह गई। बाद में इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया, जिस पर चैम्बर ने गंभीरता से विचार किया और प्रयास किया, और जिसका असर भी देखने को मिला। वर्तमान मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने चैम्बर प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली बुलाकर मामले की जानकारी ली। आगरा को जून 2008 में देश का दूसरा सोलर सिटी डिक्लेयर किया गया था, जिसमें पहली उसमें स्थिति में 50 लाख रुपया ये भारत सरकार की उस नीति के अंतर्गत है कि उसके माध्यम से डीपीआर और अन्य रिपोर्टें तैयार की जानी थी। नोडल एजेंसी के रूप में नगर निगम को यह कार्य दिया गया और लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर विशेष कार्य नहीं हुआ है। मामले की जानकारी पाकर वर्तमान मंत्री ने हैरानी जताई और निजी सचिव को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। आदेश पाते ही मंत्रालय हरकत में आया और आगरा नगर निगम को तुरंत प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। साथ ही सूचना भी भेजी कि आगामी 23 और 24 दिसंबर को मंत्रालय के संयुक्त सचिव तरुण कपूर आगरा आकर सौर शहर की समीक्षा करेंगे। चैम्बर के प्रयास से जो कल अधिकारीगण परसों आ रहे हैं 23 और 24 को, यहाँ पे दिल्ली से और लखनऊ से, उससे एक आशा की किरण चैम्बर को जागी है कि अब जो 5 साल पुरानी फाइल है उसके पन्ने अब झंडे लगेंगे और निश्चित रूप से चैम्बर का यह प्रयास अब रंग लाएगा। हम दबाव डालेंगे कि अब इस कार्य में शिथिलता नहीं होकर तेजी आनी चाहिए और इस पे जो 50 लाख रुपया जो सैंक्शन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है उसका भरपूर उपयोग प्रचार माध्यम में हो। वहीं चैम्बर प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर आगामी 27 जनवरी को मंत्री फारूक अब्दुल्ला आगरा आएंगे और सारी व्यवस्थाओं की जानकारी स्वयं लेंगे। गत 13 दिसंबर को राष्ट्रीय क्रांति पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर हुए कातिलाना हमले पर हो रही कानूनी कार्यवाही की जानकारी लेने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा आए। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र लोधी ने युवा मोर्चा के ऊपर हुए हमले पर हो रही धीमी कार्यवाही पर कड़ी निंदा की। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह लोधी सुबह आगरा आए। आगरा आकर उन्होंने 13 दिसंबर को पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी ली और इस कछुआ चाल से चल रही कानूनी कार्रवाई पर निंदा व्यक्त की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 15 दिन के अंदर पुलिस हमला करने वालों को नहीं खोजती तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। हमारी पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रीतम सिंह लोधी जी पर इसी 13 दिसंबर को किन्हीं अज्ञात बहुत ही शार्प शूटर किस्म के लोगों द्वारा बहुत ही अत्याधुनिक शस्त्र से जानलेवा हमला किया गया और इस घटना से संपूर्ण राष्ट्रीय क्रांति पार्टी परिवार बहुत ही आहत है। सब लोग लखनऊ कूच करेंगे एक आवाज़ पर। आज केवल 15 दिन का समय हम पुलिस प्रशासन के लिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या किया जाता है।
तो पहले ही दिन से जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व को पता चला कि प्रीतम सिंह लोधी पर आगरा में कातिलाना हमला हुआ है, उसी दिन से आक्रोशित है पार्टी के सभी कार्यकर्ता। और उन्होंने कहा, मैंने खुद रोका पार्टी कार्यकर्ताओं को कि अभी ये उग्र आंदोलन ना करें, क्योंकि हम अधिकारियों की तरफ देख रहे थे। और कल जाकर के मुझे थोड़ी तसल्ली हुई जब एसएसपी साहब से मेरी शाम को निवास में मुलाकात हुई। अगर गहनता से जांच सही तथ्य पर पुलिस नहीं पहुंचती है तो पूरी पार्टी, पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन होगा। आगरा आए राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं पार्टी अध्यक्ष ने भी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों में रणनीति तैयार करने की बात की। पार्टी अध्यक्ष का कहना था कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष को पार्टी हित में किए कार्यों पर बधाई भी दी। पारिवारिक वादों से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए 22 दिसंबर को दीवानी परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर के बाद दीवानी, कॉर्पोरेशन अपील, उपभोक्ता फोरम और फौजदारी वादों का निस्तारण भी किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 22 दिसंबर को दीवानी परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जनपद न्यायाधीश शशिकांत ने बताया कि लोक अदालतों के फैसलों को अदालतों का फैसला ही माना जाता है। उन्होंने 22 दिसंबर को आयोजित मेगा लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर अवसर का लाभ उठाने की अपील की। यूजुअल लोक अदालत में जो मैटर्स हम लगाते हैं सुलह के लिए, तो उनमें फौजदारी के वो सभी मुकदमे लगाए गए हैं जिनमें सुलह विधिक रूप से अनुमन्य है। और इसके अतिरिक्त जैसे भरण पोषण के हैं, वैवाहिक वाद हैं, मोटर दुर्घटना संबंधित वाद हैं, और जो इसका आपका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के होते हैं, तो सभी प्रकार के वाद जिन में सुलह हो सकती है, उन सभी प्रकार के वादों को इसमें लाया गया है। मतलब व्यवहार वाद में भी होती है, फौजदारी वाले प्री लिटिगेशन का भी है। तो एज यूजुअल जो परंपरागत रूप से लोक अदालत में वाद हम लगाते हैं, वो सभी प्रकार के वाद इसमें भी कल की लोक अदालत में लगाए गए हैं। और पब्लिक से एक बार पुनः हमारी अपील है कि वो अपने अधिकाधिक वादों का सुलह समझौते के माध्यम से कल की लोक अदालत निस्तारण करा के इसे सफल बनाने की में अपना सहयोग करें। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में न किसी की हार होती है और न ही किसी की जीत, दोनों पक्षों को सम्मान सहित न्याय मिलता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में पारिवारिक एवं वैवाहिक मामलों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, उत्तराधिकारी अधिनियम, सिविल, राजस्व एवं श्रम विवादों का निस्तारण होगा। इससे संबंधित जिन लोगों के वाद दीवानी न्यायालय में चल रहे हैं, वे लोक अदालत में आकर लाभ उठा सकते हैं। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी अब्दुल उर्फ आकाश को दोषी पाते हुए अपर जिला जज लालता प्रसाद द्वितीय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। थाना हरिपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी सूरजपाल की 15 वर्षीय पुत्री हिना 3 अप्रैल 2012 को घर में अकेली थी। उसी दौरान आरोपी अब्दुल उर्फ आकाश घर में घुसा और वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया और वादी की पुत्री के साथ जबरन बलात्कार किया। वादी की तहरीर पर थाना हरिपर्वत में मुकदमा दर्ज हुआ और पीड़िता को आरोपी के पास से बरामद किया गया। ये थाना हरिपर्वत से संबंधित था मामला, जो कि वादी सूरज की लड़की नीलम को भगा के ले गया था, जिसके के अंतर्गत 363, 366 और 376 का इसमें आरोप विरचित किया गया और उसका विचारण इस कक्ष संख्या 19 के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने पूरी साक्ष्य सही पाते हुए अभियोजन पक्ष की उसको दंडित किया गया। जुर्माना 45,000 रुपया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वादी द्वारा थाना हरिपर्वत में आरोपी अब्दुल उर्फ आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना करने पर आरोपी अब्दुल को दोषी पाते हुए जिला जेल भेज दिया गया, जहां अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र बंसल के तर्क और चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर आरोपी अब्दुल उर्फ आकाश को दोषी पाते हुए अपर जिला जज लालता प्रसाद द्वितीय ने आजीवन कारावास एवं 45,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
तो फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562 400 437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368 683276 और 9412 64038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दिनेश स्टील, खतैना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562 400 0972। जगदीशपुरा पुलिस द्वारा अधिवक्ता और उसके परिवारजनों से मारपीट और अभद्रता करने के मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने शनिवार को दीवानी चौराहे पर जाम लगाया। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही। गृह क्लेश को शांत कराने के उद्देश्य से जगदीशपुरा स्थित अधिवक्ता लक्ष्मीकांत उपाध्याय के घर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने झगड़ा शांत कराने की बजाय परिजनों के साथ ही बर्बरता कर दी।
पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि जगदीशपुरा थाने से 2 कोबरा मोबाइल कांस्टेबल और एक एएसआई अधिवक्ता द्वारा 100 नंबर पर शिकायत का निस्तारण कराने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने बिना कुछ सुने ही अधिवक्ता सहित घर के बुजुर्ग को भी हवालात में डाल दिया। इस घटना से प्रताड़ित हुए अधिवक्ता ने थाना पुलिस की इस निंदनीय कार्रवाई को लेकर दीवानी चौराहे पर नारेबाजी की और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जाम जगदीशपुरा एसओ साहब और एक चौकी इंचार्ज साहब पे आरोप है कि हमारे वकील साहब लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी ने 100 नंबर पर सूचना दी कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व मारपीट कर रहे हैं, तो उन्हें उठा के ले गए और उनके साथ बदतमीजी की है और जो है अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया है एक अधिवक्ता के साथ। तो उस संबंध में जाम लगाया है यहाँ पे अधिवक्ताओं ने। लक्ष्मीकांत उपाध्याय हमारे यहाँ के अधिवक्ता हैं, उनके साथ कल कुछ लोग अभद्रता कर रहे थे। उन्होंने 100 नंबर पर सूचना दी, पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस एसओ जगदीशपुरा आए, चौकी इंचार्ज आए और उन्हीं को पकड़ ले गए और उनके साथ वहाँ थाने ले जाके अभद्रता की। इसी वजह से उन्होंने हमें यहाँ सूचना दी, सारे अधिवक्ता वहाँ गए, उनको हवालात से निकाल के लाए हैं और यहाँ पर आज हमने जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने मुझसे पूछा 100 नंबर पर फोन किसने मिलाया था, मैंने 100 नंबर पर फोन मैंने मिलाया था। इतने में उनने घटना की जानकारी जानना नहीं चाहा, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तुम सब लोगों को 100 नंबर पर फोन करवाएंगे, तो हमारे साथ आने की पुलिस सुनती है 100 नंबर को, तो मैंने 100 नंबर काय के लिए बनाया है, जनता की सुविधा के लिए। उन्होंने मेरे को, मेरे पिताजी वगैरह सबको बैठाला और थाने में लाकर लॉकअप में बंद कर दिया। पिछले कई मामलों में भी अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस के द्वारा बर्बरता के व्यवहार सामने आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। दिसंबर माह के अंतिम दौर में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया, जिससे लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया, लेकिन युवाओं ने मौसम के इस बदले मिजाज का जमकर लुत्फ उठाया। मौसम के बदले मिजाज ने जहां एक और लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया, वहीं युवाओं ने इस बदले मौसम के अंदाज का जमकर लुत्फ उठाया। सुबह से ही मौसम में ठंड का असर नजर आ रहा था, वहीं शाम होते होते तेजी से मौसम में आए बदलाव के कारण शहर वासियों को ठंड का गहरा धक्का लगा। अचानक बदले मौसम के मिजाज के कारण शहर की सड़कों पर जगह जगह लोगों ने अलाव जलाए और अपने हाथ तापे, तो वहीं कॉलेज के युवा इस बदले मौसम का अंदाज लेने के लिए सड़क पर घूमते नजर आए। को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया, अचानक से आज ही इतना ज़्यादा मौसम बदला, टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया होगा और शायद मुझे लगता है कश्मीर वगैरह और शिमला वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कोहरा भी है, बूंदे भी है हल्का, और मौसम एकदम से चेंज हुआ है। बहुत अच्छा मौसम है, खुशनुमा है। कॉफ़ी पकौड़े साथ में, अच्छा कॉम्बिनेशन होगा इसका। जहां मौसम ने एक और दिसंबर महीने के जाते जाते अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, वहीं लोगों को अपने निजी कामों से बाहर निकलने वाले स्वेटर, मफलर जैसे गर्म कपड़े पहनने के लिए भी मजबूर कर दिया। इसी के साथ साथ मौसम के बदले मिजाज से आगरा शहर में दिन में कोहरे की धुंध देखने को मिली। शहीद भगत सिंह छात्रावास ग्राउंड राजा मंडी पर विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में आगरा क्राफ्ट बाजार में देश भर से आए हस्तशिल्पियों का सामान सीधी बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया। गगन मानव विकास समिति की ओर से मेला आयोजित किया गया है। इस आयोजन का मुख्य मकसद ये है कि हमारे समाज में, हमारे देश के विभिन्न अंचलों में जो स्थानीय हस्तकलाएं हैं उसको एक मंच पे ले आके लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाए और उन हस्तकलाओं को प्रोत्साहित करके उनको विकास की ओर उन्मुक्त किया जाए। इसी के क्रम में इस मेले का आयोजन किया गया है। हस्तकला को प्रोत्साहित करने के लिए ही इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा 2 प्रकार के इस टाइप के मेले जो है 2 प्रकार के मेले होते हैं। एक होता है क्राफ्ट बाजार, ये आगरा वर्ड जो लिखा गया है ये नहीं होना चाहिए, इसका केवल हेडिंग है क्राफ्ट बाजार। क्राफ्ट बाजार में पूरे देश के कारीगर अपनी दुकानें बिचौलियों को खत्म करने के लिए इस उद्देश्य से ये मेला आयोजित होता है कि बिचौलिया इसमें न सम्मिलित हों, इसलिए कारीगरों को, शिल्पियों को अपनी दुकान यहाँ लगाने का मौका दिया जाता है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित ये मेला जिसमें हम और आप खड़े हैं, इसके अंदर कोशिश इस बात की गई है कि पूरे देश के जो कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं, जो दस्तकार हैं, उन हजरात के जरिए जो माल बना होता है उसको आवाम तक पहुंचाया जाए और सीधी बिक्री की जाए। उसके लिए विभाग ने
इस संस्था को गगन मानव कल्याण समिति को ये काम सौंपा है और पूरे देश से 150 शिल्पियों को आमंत्रित किया गया है। हाईटेक होती सिलाई मशीन हो या शुद्धता के लिए घर पर ही गेहूं पीसने की मशीन या बच्चों के लिए साइकिल, यही नहीं अचार से लेकर गर्म कपड़े तक एक ही छत के नीचे आप मिडनाइट बाजार में खरीद सकते हैं। शुक्रवार को कोटी मीना बाजार मैदान में अमर उजाला द्वारा रावी इवेंट के सहयोग से लगाए गए मिडनाइट बाजार में पहले दिन शहर के लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। जैसा कि मिडनाइट बाजार विगत लगभग 7-8 वर्षों से आगरा में लग रहा है और निश्चित ही शहर की ये परंपरा बन गया है। और चूंकि जैसा कि हमारा पहले से एक ऐसा स्लोगन है कि कार से लेकर अचार तक यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। एक छत के नीचे दैनिक आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। ऑटोमोबाइल, फर्नीचर्स और यहाँ तक कि किचन के सभी सामान, होम अप्लाइंसेस, मसाले इत्यादि सभी चीज़ें। और जो हम बात करें कि अपने पहनने और फैशन से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें हैं। दूसरी ओर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तीसरी ओर अपने पास यहाँ पर काफ़ी IT से क्षेत्र से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। ताजनगरी के एक बार फिर राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी को तैयार है। राजपुर नेहरू एन्क्लेव स्थित जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में आगामी 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक CBSE नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2013 आयोजित की जा रही है, जिसमें हिंदुस्तान समेत खाड़ी देशों से सैकड़ों देशी विदेशी स्कूल से बास्केटबॉल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आगामी 23 दिसंबर से आयोजित होने वाली 6 दिवसीय CBSE नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में किया जाएगा। प्रतियोगिता में खाड़ी के देशों समेत हिंदुस्तान भर से सैकड़ों देशी व विदेशी स्कूली बास्केटबॉल खिलाड़ी खेल भावना के साथ जोर आजमाइश करेंगे। इसी मौके पर MD विनोद बंसल ने प्रेस वार्ता के दौरान होने वाली सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिक्र कर जानकारी दी। CBSE नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2013 का शुभारंभ 23 तारीख को होगा। कमिश्नर आगरा, विधायक योगेंद्र उपाध्याय उसमें उपस्थित रहेंगे। आशा की जाती है कि 23 तारीख में या 28 तारीख में चेयरमैन CBSE बोर्ड आदरणीय विनीत जोशी जी के उपस्थित होने की संभावना है। और चूँकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया 16 क्लस्टर होते हैं और 16 क्लस्टर की विनर और रनर टीम इस नेशनल में भाग लेने के लिए आती है। चूँकि उस क्लस्टर के अंदर भी लगभग एक क्लस्टर में 80 टीमें शामिल होती हैं और उनके विनर और रनर जो है वो इस नेशनल में आते हैं। 6 दिवसीय आयोजित होने वाली CBSE नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में दुबई, शारजाह, जार्दा, कुवैत व सऊदी अरब से 8 व भारत भर से 64 टीम सहित 72 टीम्स के आने की संभावना है। साथ ही पिछले साल के दौरान देश भर के 16 क्लस्टर तथा खाड़ी देशों के 6 क्लस्टर में रहे विजेता व उप विजेता खिलाड़ी ही चैंपियनशिप में मुकाबला कर सकेंगे। बीते 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी कर फरार हुए अपराधी हरेंद्र राणा और विनेश घटना के इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। एसपी रेलवे ने बताया कि इस पूरे मामले में GRP की कई टीमें लगी हुई हैं, पर उन्होंने ये भी माना कि अपराधी बेहद शातिर है, इसी कारण उसे पकड़ने में थोड़ी देर हो रही है। गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के बाद AP एक्सप्रेस से वापस लौट रहे शातिर अपराधी हरेंद्र राणा और विनेश को उसके साथियों ने मथुरा के पास ट्रेन में फायरिंग कर उन्हें छुड़ा लिया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसमें एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। इन शातिरों की तलाश में जुटी पुलिस घटना के 17 दिन बाद भी खाली हाथ है। हाँ देखिए, ये घटना जो है वास्तव में बहुत सीरियस थी और इसके लिए हम लोग पूरी तरह सजग हैं। हमारे यहाँ जो टीमें बनी हुई हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं उनके हाइडआउट्स के ऊपर। इनकी जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ हमारे लोग जा रहे हैं और इसमें हमको देखिए कभी जो वो काफ़ी चालाक बदमाश हैं वो सर्विलांस से भी बच रहे हैं, मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
अभी तो हम लोगों की कोशिश चल रही है, ऊपर से ईश्वर से उम्मीद है, ईश्वर की मदद हमारे साथ रहेगी और हम उसको बहुत जल्दी पकड़ेंगे। ट्रेन में हुई इस घटना के बाद रेलवे पुलिस भी इन अपराधियों को पकड़ने के तमाम प्रयास कर रही है। एसपी रेलवे वजी अहमद से जब इन शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये अपराधी बेहद शातिर हैं, ना तो ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को जो भी सुराग मिल रहे हैं वो उन पर काम कर रही है। जल्द ही ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एसपी रेलवे ने बताया कि उन्होंने इन दोनों अपराधियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। अब इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार।